Hello, welcome to my channel Nishu Mavi Law with me, and in this video today we will discuss कि intellectual property क्या होती हैं, उनका क्या मीनिंग है, क्या definitions हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनसे जुड़ी कुछ important कन्वेंशन। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है इट मीन द हाईएस्ट राइट अ मैन कैन हैव, यानी ये सबसे हाईएस्ट राइट है जो एक पर्सन के पास हो सकता है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी दो टाइप की हो सकती हैं, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी एंड इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी। कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है दैट आर ऑलवेज विजिबल एंड टेंजिबल, जिनको हम देख सकते हैं। इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनटेंजिबल है, जिनको हम देख नहीं सकते और उनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करें तो वो राइट्स होते हैं जो डील करते हैं हमारे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के साथ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ लीगल कॉन्सेप्ट विच रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड्स फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स आर रिकॉग्नाइज। इट मीन्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है और वो सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो अपने माइंड से कोई क्रिएटिविटी करते हैं, और इसके लिए उनको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है कि वो राइट सिर्फ उनका राइट होता है और उसको उनकी परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर any or all rights associated with intangible assets owned by a person or company and protected against use without consent। यानी ये वो राइट हैं जो एक किसी भी एक पर्सन को दी जा सकते हैं या फिर किसी कंपनी को दी जा सकते हैं। और वो राइट्स कैसे राइट्स होते हैं? ऐसे राइट्स यानी एक्सक्लूसिव राइट जो उनको उनकी कंसेंट के बिना कोई भी यूज नहीं कर सकता। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द प्रोडक्ट इट्स इनोवेटर्स इन्वेंटर्स एक्सेट्रा। यानी इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये जो प्रोडक्ट एक बना है या फिर जो उसका इनोवेटर है या फिर जो भी उसके इन्वेंटर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। सेकेंड, टू एलिमिनेट द इन्फ्रिंजमेंट एंड इम्प्रॉपर एक्सप्लोइटेशन। यानी जो कोई भी प्रोडक्ट बना है उसका इन्फ्रिंजमेंट ना हो, उसका इम्प्रॉपर एक्सप्लोइटेशन ना हो। थर्ड, टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, की ज़्यादा क्रिएटिविटी हो, ज़्यादा इनोवेशन हो। फोर्थ, टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स ऑफ आईपीआर अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यानी लोगों में जागरूकता है इनके जो भी इकोनॉमिक सोशल कल्चरल बेनिफिट्स हैं आईपीआर के, उनको लेके। फिफ्थ, टू हैव स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव आईपीआर, ताकि हमारे जो आईपीआर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और इफेक्टिव हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई क्रिएटिविटी हुई है उसको बार बार यूज करके कोई पर्सन उसका इकोनॉमिक या फिर सोशल बेनिफिट उठा रहा है। तो अगर हम इसके नेचर की बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सक्लूसिव राइट। जो आईपी हैं ये एक एक्सक्लूसिव राइट्स हैं एक पर्सन के पास, जब उसका क्रिएटर है या फिर ऑनर है। इसका मतलब है कि अब कोई और पर्सन उनसे पूछे बिना, उनकी परमिशन लिए बिना उनकी जो क्रिएशंस है उसको यूज नहीं कर सकते। सेकंड, लिमिटेड ड्यूरेशन, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये परपेचुअल नहीं है। यानी अगर एक पर्सन ने रजिस्टर करा लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए उसके राइट्स बन गए हैं। इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, हर अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अलग अलग टाइम पीरियड है। थर्ड इज रजिस्ट्रेशन। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है कि अगर एक पर्सन ने अपनी कोई क्रिएशन या क्रिएटिविटी करी तो ऑटोमेटिकली वो राइट्स उसके हो जाएंगे, नहीं। उसको वो राइट्स लेने के लिए सबसे पहले उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी वो उनके लिए क्लेम कर सकता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इवॉल्विंग नेचर। यानी जो आईपी है दे इवॉल्व एज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती जाती है उतनी साथ साथ लोगों की क्रिएटिविटी के साथ नए नए एडवांसमेंट होते हैं इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिफ्थ है पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं दे बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स ऑनर्स अलोंग विद द पब्लिक इंटरेस्ट। सो अब हम बात करते हैं दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यूजुअली इनको दो पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट कॉपीराइट्स एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो ये वो राइट्स होते हैं दैट आर गिवन बाय द लॉ टू द क्रिएटर्स ऑफ द लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द सिनेमेटोग्राफी एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। यानी जो भी पर्सन इन फील्ड्स में, जो भी मैंने बात की लिटरेरी, ड्रामेटिक एक्सेट्रा, अगर इनमें कोई भी उन्होंने नई इन्वेंशन या फिर क्रिएशन किया है तो वो एक कॉपीराइट में आता है। So the rights provided in the copyright law in the right of reproduction, communication, adaptation, translation of the work। यानी कॉपीराइट से रिलेटेड राइट्स हैं उनमें आप उनका आपके पास राइट है कि आप उनका रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, अडेप्टेशन या फिर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया कॉपीराइट इज डेल्ट अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957। मैं शायद मेंशन करने से भूल गई हूँ, सो इट इज डेल्ट अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957। ओके, तो सेकंड आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए या फिर वेयर हाउस करने के लिए जो प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं उन प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के नाम से।
तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेड सीक्रेट्स एक्सेट्रा। यानी हम जब आप कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इतने इतने टाइप्स की जो है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें कॉपीराइट को अलग कर दीजिएगा और बाकी जो हमारी जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बचती हैं वो हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सम इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर्टेनिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो 1873 की बात है, एक फॉरेन इंटरनेशनल एग्जीबिशन होनी थी इन्वेंशंस की, लेकिन जो फॉरेन एग्जीबिटर्स है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस वाली जो ये एग्जीबिशन है इसको अटेंड नहीं करें, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम इस एग्जीबिशन में जाते हैं और अपनी कोई इन्वेंशन इनोवेशन को दिखाते हैं तो उनको कोई और पर्सन कॉपी कर सकता है और एट द सेम टाइम जो उनके आइडियाज हैं उनको कोई और कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता है। फिर क्योंकि जब ये एग्जीबिशन हेल्ड ही नहीं हुई तो इसी वजह से क्या हुई, हमारी पेरिस कन्वेंशन हुई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो कि हुई थी 1883 में, जो कि पहली मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी मानी जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्ड में। तो अब हम बात करते हैं पेरिस कन्वेंशन। तो पेरिस कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1883। ये पहला मेजर स्टेप था जो हेल्प कर सकता था क्रिएटर्स को, उनको इंश्योर करता था कि अब आपके जो इंटेलेक्चुअल वर्क्स हैं वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, इवन दूसरे देशों में भी उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पेरिस कन्वेंशन है ये 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला राइट टू नेशनल ट्रीटमेंट, राइट टू प्रायोरिटी, कॉमन रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। तो हमारी सेकंड कन्वेंशन आती है बर्ने कन्वेंशन 1886। तो जो कन्वेंशन है इट वाज मेनली फ्रेम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। ये मेन लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क पे ज़्यादा जोर देती है और इट वाज एक्सेप्टेड इन बर्ने स्विट्जरलैंड इन 1886। ठीक है, तो मेनली डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्क्स एंड राइट्स ऑफ देयर ऑथर्स। कन्वेंशन के हिसाब से सारे वर्क सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी को छोड़कर आर कॉपीराइटेड फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 50 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। तो ये 50 साल का ड्यूरेशन बताता है कि अगर किसी ऑथर की डेथ भी हो जाती है सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी को छोड़कर वो 50 साल तक फिर भी कॉपीराइटेड रहेगा। थर्ड कन्वेंशन इज वीपो कन्वेंशन 1967। तो जो साइन की गई थी स्टॉकहोम में स्वीडन में 14 जुलाई को 1967 को और फोर्स में आई थी 26 अप्रैल 1970 को। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे वीपो के। पहला टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड एंड सेकेंड था टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपरेशन अमंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनियंस। तो इंडिया जो है इसका मेंबर बना था वीपो का इन 1975। तो हमारा फोर्थ कन्वेंशन है ट्रिप्स कन्वेंशन 1994 का, जिसका पूरा फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। तो इट इज एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट फोर्स में आया था 1 जनवरी 1995 को। और ये एग्रीमेंट क्या करता है, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर फॉर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन। ओके, इसमें कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आते हैं, तो ये जो हम सारे पढ़ते हैं सारे इसी में लिख दीजिएगा। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, पेटेंट्स, लेआउट डिजाइंस, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के 3 मेन फीचर्स हैं, स्टैंडर्ड, इन्फोर्समेंट एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। स्टैंडर्ड यानी जितने भी मेंबर नेशंस हैं ट्रिप्स के, तो दे आर अंडर द ऑब्लिगेशंस टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड। सेकंड इज इन्फोर्समेंट, यानी जो ये एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसमें कुछ प्रोसीजर दी गई है, रेमेडीज दी गई हैं विद रिस्पेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर। एंड थर्ड इज डिस्प्यूट सेटलमेंट विच मीन्स कि जितने भी डिस्प्यूट राइज होंगे बिटवीन द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स के रेस्पेक्ट में, तो they are subject to the WTO dispute settlement. I hope you would like the video. If you really like it, press the like button, subscribe to my channel. Thank you.